तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपको 7073 का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपका अधिनियम है उसके बारे में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक यूट्यूब क्रिएटर के लिए आपका सब्सक्रिप्शन और एक कमेंट और एक लाइक उसका रिवार्ड होता है। तो आप लोग इतना ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 7073 को देखने जा रहे हैं। तो 7073 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसको जैसे विनियम अधिनियम कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 7072 का, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के संसद में उसको पारित किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन प्रबंधन जो कि भारत देश में करना था, उसके लिए एक नियम था, या कहिए कि एक संविधान था ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम के लिए, उस समय के लिए। ठीक है। और यहाँ पे चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो प्रॉब्लम चल रहा था उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए इसको बनाया गया था। उसके बाद में 1784 में इसमें सुधार होता है, जिसको जैसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से आता है। उस टाइम पे विलियम पिट जो थे वो प्रधानमंत्री रहते हैं ब्रिटेन के। तो इसमें कंपनी और केंद्रीकृत शासन की एक तरह से संसदीय व्यवस्था को निर्धारित करता है, क्योंकि उसके पहले तक भारत देश में राजा और महाराजा रूल करते थे और मनमानी करते थे। यहाँ पे अंग्रेज मनमानी तो कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज की मनमानी को रोकने के लिए एक बाहरी ताकत जो कि ब्रिटेन है, वह एक ऐसा कानून बनाता है जिसमें जो गवर्नर जनरल है या जो है सो कमिटी के थ्रू जो है सो इसको रूल किया जाएगा। ये पहली बार व्यवस्था होती है जिसमें केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था और संसदीय नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की जाती है। 1773 ईस्वी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह आर्थिक तनाव में थी, और कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य का महत्वपूर्ण एक तरह से भाग था जो भारत देश में रूल कर रहा था। और उसको जो है सो लगभग इतना जो है सो आपको पाउंड की ज़रूरत पड़ा। तो उसने क्या किया, सरकार से लोन लेने के लिए कहा। तो सरकार ने फिर ऐसा एक्ट लेके आया ताकि इसको सुधारा जा सके। सरकार को एक अधिकार बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष चाय की बिक्री अमेरिका में नुकसान हो रहा था, तो उसको पूर्ति करने के लिए अमेरिका की सभी चाय लगभग 85% तस्करी डच चाय था। मतलब तस्करी मतलब कि बिना ऐसे ही चोरी छुपे ले जाना। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में बैंक ऑफ इंग्लैंड और सरकार दोनों का पैसा बकाया था। इसमें 15 मिलियन पाउंड भारत के ब्रिटिश गोदामों और अधिक रास्ते में चाय शरण वगैरह के कारण वगैरह था। तो देखिए मोटा मोटी अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या था, तो इसमें जो है सो आपको गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई। उसमें 4 मेंबर थे, और उस काउंसिल में एक तरह से कहा जाए तो गवर्नर तब वोट कर सकता था जो कि जब टाई हो जाए। और बाकी लोग जो है सो कोई भी व्यवस्था होती थी भारत देश में तो वहाँ पे वोटिंग होती थी, जैसे आज के डेट में जीएसटी काउंसिल है। उसके बाद में दूसरी बात यहाँ पे यह था कि जो आपका आ, उसके बाद में भारत देश में शासन चलाने के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी की गई। और वह सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरह से कहा जाए तो जज और एक चीफ जस्टिस और 3 जज थे। तो दिक्कत ये थी कि गवर्नर जनरल और काउंसिल में झगड़ा हो रहा था और कोर्ट इसमें इंटरफेयर करने लगा। उस टाइम पे जो आपको गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स रहते हैं। उसके बाद में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी आपस में बातचीत नहीं करते, तीनों अलग-अलग रूल कर रहे थे। तो एक ये भी एक समस्या यहाँ पे सामने आती है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको मेन बात याद रखना है कि आपको गवर्नर जनरल काउंसिल की स्थापना पहली बार की गई है और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार की गई है। और चूँकि लड़ाइयाँ जो हो रही थी, इसको रोकने के लिए फिर से क्या होता है कि पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसमें जो है सो इनके जो समाधान थे उसको निकाले जाते हैं। और कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कह दिया जाता है कि हिंदू और मुस्लिम में से तुम जो रूल करोगे वो कलकत्ता में ही रूल करोगे, बाहर का सारा काम जो है सो वो आपको जो है सो गवर्नर जनरल काउंसिल देखेगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।